2014 का दौर आता है, लोकसभा का चुनाव होने वाला था। अब भाजपा प्रयास कर रही थी कि इस बार सत्ता कैसे भी करके अपने पास लानी है। अब इसको लेकर भाजपा ने कोशिश करी एक नए चेहरे को नेतृत्व सौंपने की, और उस समय नरेंद्र मोदी का नाम पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ था। गुजरात मॉडल, वाइब्रेंट गुजरात, यह सब बहुत तेजी से पूरे देश में फैला हुआ था और नरेंद्र मोदी के भाषण पूरे देश में चल रहे थे। यह एक ऐसा दौर है जब एक गुजरात का नेता हिंदी में भाषण दे रहा था और हर कोई उनके भाषण को कवर कर रहा था। उसी समय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ भी है 2013 में, और वहां पर जितने भी संत हैं उन्होंने आरएसएस के सामने नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा। इस दबाव में आकर उस समय राजनाथ सिंह भाजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम इंडोर्स किया। अच्छा, यह नाम इंडोर्स करना ही था कि भाजपा के कई सारे जो बुजुर्ग नेता थे उन्होंने इसका विरोध किया। इसमें लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, यह नाम प्रमुख हुआ करते थे। इन लोगों को आगे चल के मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया। लालकृष्ण आडवाणी, जो कि नरेंद्र मोदी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, 2002 में उनकी कुर्सी बचाने में लालकृष्ण आडवाणी का बहुत बड़ा हाथ हुआ करता था, लेकिन उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया। और यह दौर था जहां से एनडीए की सबसे प्रमुख सहयोगी वह थी जेडीयू, वह अलग हो जाती। नीतीश कुमार वह लगातार एनडीए के साथ 1998 से थे, वह इस गठबंधन को छोड़कर अलग हट जाते हैं। किस लिए? केवल नरेंद्र मोदी के मुद्दे पर। लेकिन 2014 में एनडीए की सरकार तो बनती है, लेकिन बीजेपी अपने दम पर यहां बहुमत प्राप्त कर लेती है। 1984 के चुनाव के बाद यह पहला ऐसा मौका था कि किसी पार्टी ने अपने दम पर 272 के जादुई आंकड़े को यहां पर पार किया था। अब इसके बाद एनडीए के घटक दलों की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी भाजपा को। 2014 से 2019 तक तो भाजपा को फिर भी रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि राज्यसभा में बहुमत नहीं था। लेकिन 14 से 19 के बीच में कई सारी राज्यों में भी इनकी सरकार बनी, इस वजह से राज्यसभा में भी इनके पास ठीक ठाक नंबर आ गए, और वहां से गठबंधन की राजनीति यहां पर चल रही थी। पर उस गठबंधन की राजनीति में भाजपा ही गठबंधन थी, सहयोगी दल धीमे धीमे साइडलाइन हो चुके थे। 2019 में एनडीए को 353 सीट मिलती है, लेकिन भाजपा अपने दम पे 303 सीटों की प्राप्ति कर पाई थी, और यहां पर पूरे तरीके से एनडीए का खात्मा हो चुका था। अब एनडीए के घटक दलों के पास कोई शक्ति नहीं बची थी। लेकिन भाजपा को भी पता है कि अगर किसी राज्य में सत्ता बनानी है, खासकर उन राज्यों में जहां पर वह प्रमुख शक्ति नहीं है, वहां पर उन्हें गठबंधन के साथियों की आवश्यकता होगी। इसलिए उनको छोटे मोटे विभाग यहां पर थमा दिए जाते थे। कुछ राज्य हैं जहां पर भाजपा बिना गठबंधन के सरकार नहीं बना सकती है, जैसे अभी तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ गठबंधन करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश में गठबंधन हुआ टीडीपी के साथ, बिहार में जेडीयू के साथ। अब वहीं पर इनकी जो एक सहयोगी, प्रमुख सहयोगी थी शिवसेना महाराष्ट्र में, और अकाली दल पंजाब में, इन दोनों से गठबंधन यहां पर खत्म हो गया। अब इन दोनों से गठबंधन खत्म होने का आप एग्जाम्पल समझिए कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने के इनको शिवसेना को तोड़ना पड़ा, और अकाली दल भी पंजाब में खत्म हो गए, आम आदमी पार्टी में सरकार बनाई, और वहां पर भाजपा भी खत्म हो गई। वैसे भी उनका बहुत वोट वहां पर नहीं हुआ करता था। अब बात यह स्पष्ट है कि भाजपा को एनडीए के घटक दलों की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन 2024 का चुनाव ऐसा हुआ जहां पर भाजपा को 240 सीटें मिली और विपक्षी गठबंधन इंडिया को 236 सीटों की प्राप्ति हुई। हाँ, ये नंबर्स ऐसे दिखाई देते हैं, पर सीधे तौर पर कह सकते हैं कि सभी पार्टियां एक गठबंधन का भाग हैं। तो भाजपा को 240 और इंडिया गठबंधन को 236 सीटें मिली, और एनडीए गठबंधन को 293 मिली। अब यहां पर भाजपा अब अपने घटक दलों के सहयोग पर सरकार चला रही है। तो ऐसे में लगा कि नरेंद्र मोदी जो 2014-2019 के दौर पर शक्तिशाली हुआ करते, वो इतने शक्तिशाली इस बार नहीं रहेंगे। लेकिन वक्फ बिल के दौरान जैसे भाषण दिए गए, खासकर उन पार्टियों के माध्यम से जो एक दौर पे सेक्युलर राजनीति किया करती थी, वह पार्टियां भी भाजपा जैसी ही भाषा बोलती दिखाई दी। एग्जाम्पल देता हूं मैं, जब जेपीसी का बिल पेश किया गया लोकसभा में रिजू के माध्यम से, तो टीडीपी के सांसद ने कहा कि इसको जेपीसी में भेजना चाहिए। एक नोट आया, उस नोट को स्वीकार करके तुरंत इसको जेपीसी में भेज दिया गया। सबको पता है कि जिसकी सरकार होती है, जिसके पास बहुमत होता है, जेपीसी में भी उसी का बहुमत होगा। अब कहा जाता है कि जेपीसी में जो विपक्षी गठबंधन के लोग थे, उन्होंने लगभग 45 संशोधन सुझाए थे, उस पर यहां पर खारिज कर दिया गया।
लेकिन जो एनडीए के घटक दल थे, इन्होंने यहां पर 14 संशोधन सुझाए थे, इनको स्वीकार कर लिया गया। फिर वक्फ बिल आता है लोकसभा में अप्रैल के महीने में 2025 में। अब इसके बाद आप देखेंगे यहां पर जो भाषण था, खासकर ललन सिंह का भाषण, जो कि जेडीयू के नेता है, उनके भाषण ने यह साफ स्पष्ट कर दिया कि वह ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो एक एक समय में भाजपा की भाषा हुआ करती थी। जेडीयू वही पार्टी है जिसके कहने पर भाजपा ने 1999 और 1998 दोनों टाइम पर राम मंदिर, आर्टिकल 370 और यूसीसी को साइडलाइन कर दिया था। आज वही जेडीयू और उन्हीं के नेता भाजपा जैसी भाषा बोलते यहां दिखाई दे रहे हैं। यही स्टेटमेंट आपको टीडीपी की ओर से देखने को मिलेगा। चिराग पासवान, जो हो सकता है मंच पर यह कहते मिलते हो कि हमें इन सब मुद्दों पर नहीं पढ़ना चाहिए, देश में सेक्युलरिज्म मेंटेन होना चाहिए, वह चिराग पासवान भी वक्फ के मुद्दे पर पूरे तरीके से बिना शर्त के भाजपा के साथ यहां पर मिले रहे। ऐसे में वर्तमान समय में जहां पर भाजपा के पास बहुमत नहीं है, उसके बाद भी उनके घटक दल वही भाषा बोलते दिखाई दे रहे हैं कि जो भाषा भाजपा के सांसद बोलते मिलते हैं। मतलब 1999 में जब घटक दलों की बात सुनकर एनडीए का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता था, बीजेपी अपने कोर मुद्दों को साइडलाइन करती थी। आज वही भाजपा, जिसके पास अपना पूर्ण बहुमत नहीं अपने दम पर है, आज के समय में यह गठबंधन ज्यादा मजबूत है एज कंपेयर टू 1999। क्योंकि जो क्षेत्रीय पार्टियां, उनको भी पता है अगर सत्ता में बने रहना है, सुकून से सरकार चलानी है, तो हमें भाजपा की बातों को यहां पर बोलना पड़ेगा। भाजपा यहां पर राज्य की सरकारों को कभी भी अस्थिर कर सकती है। ऐसे में यह घटक दल भी इस समय दबाव में दिखाई दे रहे हैं और यह वही बात बोल रहे हैं जो कि भाजपा बोलती मिलती है। अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी के दौर के समय में जो एनडीए हुआ करता था, वह उस समय ज्यादा फ्रेजाइल था। जैसा कि आज आप मोदी और शाह के दौर पे देख रहे हैं, एनडीए की मजबूती देखते बनती है। वक्फ बिल एक ऐसा मुद्दा था जहां पर मुस्लिम समाज के वोट पार्टियों से छिटक सकते थे अगर उसका वह समर्थन करते। उसके बाद भी इन पार्टियों को डर नहीं लगा, क्योंकि इनको पता है कि थोड़े बहुत वोट अगर हमारे पास से खिसके भी, तो भी हम भाजपा के दम पर यहां पे सत्ता में स्थापित हो सकते हैं। ऐसे में वर्तमान समय में एनडीए के घटक दलों का भी भाजपाईकरण हो चुका है और आने वाले समय में यह आपको और तेजी से होता दिखाई देगा। कई सारे मुद्दों पर यह एक मंच पर एक जैसी भाषा बोलते ही आपको दिखाई देंगे। दोस्तों, 10 स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।